हेलो सॉन्ग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ठीक ठाक हैं आप लोग? खैरियत से हैं? नाउ मूव टू द टॉपिक ऑफ टुडे। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था वो आपके सामने स्क्रीन पे आप देखो आ रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने वैल्यू प्रॉपर्टी को प्रूव किया था वो वैल्यू क्या थी? अच्छा, ये प्रॉपर्टी नहीं है, सॉरी मेरे मुंह से प्रॉपर्टी निकल गई। प्रॉपर्टी नहीं है कि ए की पावर 4 जो है वो बराबर है किसके? आई स्क्वायर के। तो लास्ट टाइम जो है वो हमने यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट किया था और इसमें हमने तमाम बातें सीखी थी कि हमने काम जो है वो किस तरीके से करना है और जो है वो कैलकुलेशन जो है हमने किस तरह से की थी। एक बार देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा एक रिकॉल भी हो जाए और फिर उसके बाद फिर उससे सब्जेक्ट भी आ जाए ना कि हमारा सब्जेक्ट क्या था। अच्छे, कंडीशन ये थी कि ए स्क्वायर बराबर है ए की पावर 4 बराबर है किसके? आई टू के। तो आई टू का मतलब क्या होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जो ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा? 2/2 का होगा। ठीक है ना? यही कंडीशन हमने अप्लाई की थी और इसको अप्लाई करते हुए आगे बढ़े थे। हमने कहा पहले ए स्क्वायर निकाल देते हैं, तो ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? ए स्क्वायर आ गया। हमने आयोटा के बारे में पढ़ा था, इसमें आयोटा क्या होता है हमने इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई किया। R1C1 का कहाँ पे अप्लाई किया था? हमने इस वाली कंडीशन की जगह पे फॉर्मूला अप्लाई किया था। ठीक है ना? तो R1C1, R1 को C1 से मल्टीप्लाई किया, R1 को C2 से मल्टीप्लाई किया, फिर R2 को C1 से मल्टीप्लाई किया, देन फिर R2 को C2 से मल्टीप्लाई किया। इस पूरे सिंप्लीफिकेशन के बाद फिर हमने कहा कि ये वैल्यूज हमारे पास आई और फिर ये वैल्यू जो आ गई हमारे पास, ये जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है, ये जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है ये क्या है? -1 0 0 -1। इसका मीन मतलब क्या हुआ कि ये चीज जो वो कैलकुलेट हुई ए स्क्वायर की हुई है। तो अगर मैं दोबारा से ए स्क्वायर निकालूंगा तो इसका मतलब आंसर तो ये आएगा। ए की पावर 4 को नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक कर दिया किसने? ए स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो ए स्क्वायर का आंसर ये रहा, ए स्क्वायर का आंसर ये रहा। ये दोनों चीजें हमने हम यहीं से हमने प्रूव की। हमने ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया इसी फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला हमारे पास है R1C1 R2C2 R2C1 R2C2, तो इसके हिसाब से हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया था। और ये जो आंसर आया था वो हमारे पास ये प्रॉपर्टी प्रूफ कर है किसकी? आई टू की। अगर ऑर्डर 2 है, यूनिट मैट्रिक्स जो है वो अगर 2 है, 2/2 का है, तो इसका मतलब आंसर जो आएगा वो आपको किसका आएगा? आई टू का आंसर आएगा। अगर यही 3/3 का ऑर्डर होता तो फिर आंसर जो आता वो I3 का होता। क्लियर यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब जो न्यू टॉपिक है वो कवर कर रहे हैं, समझिएगा बात को। यहाँ पे हमारी बात ये प्रूव हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर क्या है देखते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन में आपसे कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू, इस पूरी स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये स्टेटमेंट ही हमें बताती है कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है हमारे पास? हमसे कहता है कि ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू जो है वो बराबर किसके है? 1 to AB। ए की वैल्यू जो है वो क्या है? 1 to AB। और कहते हैं एंड ए स्क्वायर जो है वो 0 0 0 0 है। इसका मतलब इसका स्क्वायर नहीं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आए। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इसको इसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये आए। इसने अलग अलग वैल्यू दे दी है। इसने कहा ए की वैल्यू ये रही, ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अगर ये है तो बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। क्वेश्चन को बहुत समझने की जरूरत होती है। जब भी यहाँ पर कोई भी सब क्वेश्चन आता है तो हम उसको सवाल को सही से रीड करते हैं पहले। तो क्वेश्चन की जो रीडिंग है ना, जिस क्वेश्चन का जो मटेरियल है, जो आइटम्स दिए हुए हैं, उन चीज को समझना बहुत जरूरी है। कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ए की वैल्यू ये रही, ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही, उसका मतलब ये आता है दिमाग के अंदर, फौरन बच्चे क्लिक करते हैं कि ए को ए स्क्वायर यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये ए स्क्वायर ये वाला आएगा जो गिवन है। ऐसा हरगिज भी नहीं, सवाल में ऐसा हरगिज नहीं दिया हुआ। कहता है इफ, अगर ए की वैल्यू ये हुई एंड ए स्क्वायर की वैल्यू ये हुई तो बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो इसका मतलब
कंडीशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जो पहला वर्ड है इफ का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होता तो हम शायद हम ये बात सपोज कर सकते थे, लेकिन उसने ये बात, ये एक वर्ड में इसने एक बात बोली है कि एक वर्ड इसने इफ का यूज किया। उस इफ को आप देखो कि ए की वैल्यू दी हुई है, ए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अगर ए ये हो और ए स्क्वायर ये हो तो बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये जो सवाल की पहली जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट ये बात समझ में आई कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो ए है इसको मैं इसी से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर ये आए। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है, इस सवाल में हरगिज इसका मतलब ये मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ए की जो वैल्यू है अगर ये है और ए स्क्वायर की वैल्यू अगर ये है तो बताओ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन की जो पहली स्टेटमेंट ना, यही बड़ी एक कंफ्यूजनिंग है कि यहीं पे पहली स्टेटमेंट को ही पढ़ के बच्चा जो यहाँ पे कौन से उसको रख कर देता है। ठीक है ना। तो बेटा जब भी क्वेश्चन में सवाल आए, क्वेश्चन है आपके पास, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन एंड यू विल फर्दर सॉल्व इट बाय द रूल ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो नाउ वी फाइंड इफ। अब सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, हमसे कहते हैं ए की वैल्यू ये, हमें कहा हुआ है कि ए की वैल्यू ये ना, देन ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर का, अब ए स्क्वायर हम किसका निकाल लें, इस वाली ए की वैल्यू का निकाल लें। ए स्क्वायर जो निकाल लें हम किसका निकाल लें, इस वाली वैल्यू का निकाल, इसका मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसका आएगा, ए स्क्वायर का आएगा। वो ये नहीं आएगा, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है ना, इसको बात क्लियर रखिएगा कि ए स्क्वायर हमें ए की वैल्यू दी गई ये रही, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ए स्क्वायर, तो उसका इट्स मीन कि हम इसको इससे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको इससे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सबसे पहले जब तमाम फर्स्ट रो की वैल्यू फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं होगी और ये वैल्यू दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं होगी, उस वक्त तक आप नेक्स्ट रो पे मूव नहीं करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन के रूल के अंदर हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं इस बात को। तो इसका मतलब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यानी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे। तो करते हैं अप्लाई। हमने कहा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 हो गया। 2 को ए से मल्टीप्लाई किया, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। रूल याद रखो, हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करो किसी भी वैल्यू को, तो साइन को साइन, सबसे पहले साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो साइन नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा। नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं होगा, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है ना। तो अब ध्यान देखिएगा, जो मैंने बात बोली आपको, 1 यहाँ पे लिख दिया। अब साइन 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 को मल्टीप्लाई, प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, इस ए का कोफिशिएंट क्या है, 1। इट्स मीन 2 1 जा 2। अब वेरिएबल तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 2a हो गया। अगर इसमें भी कोई वेरिएबल होता तो वो वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता और फिर उसको हम यहाँ पे रखते। ये बात क्लियर है बेटा, ये बात क्लियर है, कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ये रहा, सेकंड कॉलम ये रहा। इट्स मीन 1 2 जा 2 एंड देन 2 को b से मल्टीप्लाई किया तो b का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इट्स मीन 1। तो 2 को b से मल्टीप्लाई किया 2b। देन आपने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट रो में a को मल्टीप्लाई करें 1 से, तो हम साइन साइन को मल्टीप्लाई, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे क्या है, 1 1 1 जा 1। a यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है इसीलिए ये a ही रहा। ठीक है ना। सेकंड, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो b मल्टीप्लाई किससे हुआ, a से, इसका मतलब a भी हो गया। ठीक है ना। फिर लास्ट वैल्यू, लास्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, इट्स मीन a को 2 से मल्टीप्लाई किया 2a एंड देन b को b से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन?
क्लियर इन सारी चीजें यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब ये स्टेप बहुत ध्यान से रखना है, ठीक है ना, इसमें कोई गलती नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती नहीं करना। साइन से सब में प्लस का था तो बड़ा इजिएस्ट वे में मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन अगर साइन ये थोड़ा चेंज कर देता, किसी में प्लस माइनस लगाया था, तो फिर उसमें आप फिर देखते हैं साइन को साइन से मल्टीप्लाई, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई, हमेशा ये काम होता है। लोग बोलते हैं 2a जा 2a, 2a नहीं हुआ, 2 1 जा 2, एंड देन ए वेरिएबल नहीं था इसलिए ए क्या हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है हमें। नेक्स्ट स्टेप, अब गिवन दैट, अब देखो यहाँ पे जो है ये बात मैंने ये नहीं लिखी कि यहाँ पे ये चीज भी गिवन है, हमने कहा कि गिवन दैट, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि ए स्क्वायर जो है वो बराबर इसके है, इसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो हो सकता है ना, कंपैरिजन के अंदर हम कहें कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये जो कंडीशन थी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 0 0, अब इस ए स्क्वायर की जगह पे, इस ए स्क्वायर की जगह पे वो वैल्यू आ गई जो आपने कैलकुलेट की है, इस ए स्क्वायर की जगह पे वो वैल्यू आ गई जो आपने क्या की, कैलकुलेट की, वो ये रहा इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे ये 0 0 जो अब नल मैट्रिक्स था वो ऐसे ही रहा, ये ऐसे ही रहा, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? दोबारा समझिए, दोबारा समझिए, दोबारा समझिए, यहाँ तक का काम किया, यहाँ तक का काम किया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि हमने कहा कि हमने कहा कि गिवन दैट, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए स्क्वायर गिवन है, ए स्क्वायर गिवन है कितना, ये आपको गिवन है 0 0 0 0, इट्स मीन कि ए स्क्वायर जो है वो बराबर है किसके, इसके। अब ए स्क्वायर कहाँ है, ये आपने कैलकुलेट किया हुआ है, ये आपने कैलकुलेट किया है ए स्क्वायर, इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड पे ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और राइट हैंड साइड पे 0 0 0 ऐसे ही रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल यही काम किया, लेफ्ट हैंड साइड का ए स्क्वायर आपका ऐसे ही रहा, और आपने ऊपर से कॉपी कर दिया, और राइट हैंड साइड का 0 0 0 0 ऐसे ही रहा। अब ये रही कंडीशन, ये रही कंडीशन, ठीक है ना। अब इसको हम याद करो, हमने टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वाला टॉपिक किया था, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वाला टॉपिक किया था, यहाँ पे अब वो टॉपिक अप्लाई होगा, यहाँ पे अब वो टॉपिक अप्लाई होगा, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, इनमें से सबसे इजीएस्ट कौन सा है, ए बी सबका ए की वैल्यू जो एक निकालोगे ना, नेक्स्ट वैल्यू ए की वैल्यू भी वही होगी, ठीक है ना, चेक कर लेना इसको। मैंने कहा इसमें जो है सबसे इजीएस्ट जो है ए कैलकुलेट करना वो ये रहा, और बी कैलकुलेट करने सबसे इजीएस्ट वे ये रहा। आप इससे भी कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने क्या कहा, जो मेरे लिए इजी है वो इजी क्या है कि मैंने कहा कि 1 + 2a को कंपेयर किससे करें, इसके 0 से, क्योंकि ये ए की वैल्यू बी है, ये सी है, ये डी है, ए से कंपेयर होगा, बी से कंपेयर होगा, सी से कंपेयर होगा, डी से कंपेयर होगा, तो कंपैरिजन की बात इस तरह होती है। तो हमने कहा कि ए को जब ए से कंपेयर किया तो क्या आया, 1 + 2a, 1 + 2a इज इक्वल टू 0, इट्स मीन ये प्लस का 1 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 2a से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने कहा 1 जो है वहां जाके क्या हो गया, -1 हो गया, और 2 जो है उससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो 0 खत्म हो गया ना, क्योंकि ए जब ए की वैल्यू ये 1 की वैल्यू वहां जाके -1 हुई, तो 0 -1 क्या हो गया, -1 ही बचेगा, ठीक है ना। और फिर 2 को जब ए मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 वहां जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इट्स मीन ए की जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू, आपका आंसर ये आ गया। यहाँ तक क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नो? ओके, नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज दिस, मैं इनमें से कोई भी वेरिएबल कंसीडर कर सकता हूँ, जो अच्छा जो मुझे इजिएस्ट लगेगा मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ। आप चाह रहे हैं इससे मालूम करना तो इससे कैलकुलेट करके देख लें,
लेकिन इसके अंदर भी बी चाहिए होगा। ये कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर भी ए और बी दोनों इन्वॉल्व है, जिसमें एक सिंगल वेरिएबल हो ना, तो आप उसको कंसीडर किया कीजिएगा, उसको कंपेयर करिएगा, ताकि आपका इजीएस्ट वे में आंसर आ जाए। ठीक है, क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, अब देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया, हमने कहा 2a प्लस 2b बराबर है किसके? a के, मतलब इस जीरो के। इसमें b को आपने b से क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया, आपका आंसर ये आ गया। अब इस कंडीशन में 2 जो है वो यहाँ प्लस में, वहां जाएगा क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। देखें अगला स्टेप क्या आया, -1 कैसे आया? ये 2 जो है वहां जाके क्या हो गया? -1, -2। ये 2 जो है वहां जाके क्या हो गया? -2। ये 2b जो है वो 2b से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। क्लियर है? दोबारा क्लियर करूं? दोबारा देखिए, मैंने कहा 2 जो है वो यहाँ पे प्लस में, वहां जाके क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, तो एक जीरो खत्म हो गया। यहाँ पे क्या रहा? सिर्फ -2 रहा। 2b से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो इसका मतलब -2 डिवाइड बाई 2 होगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। ये आ गया -1। क्लियर? किसी भी जगह पे कोई भी मसला इसमें नहीं है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछे आप मुझसे इसमें। अब इसके बाद जो है जस्ट सिर्फ क्या बचा? आपका आंसर शो करना रह गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना? ये ए की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई? ए की वैल्यू -1/2 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। हाँ, यहाँ तक क्लियर है बेटा? इज देयर एनी प्रॉब्लम? सिर्फ जो क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट आपने फोकस करनी है। वो स्टेटमेंट अगर आपने फोकस सही से नहीं की, तो इसका मतलब आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद हो गया। आगे आपने जो भी काम किया वो मतलब कि आपने कोई भी क्वेश्चन को सही से अगर रीड नहीं किया, जो इसकी एक एक वर्डिंग है वो सही से कैप्चर करनी है। उस वर्डिंग को कैप्चर करने में अगर आपने कोई गलती कर दी, तो ये सवाल बड़े ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना? तो अमूमन जब पेपर में सवाल आता है, तो क्वेश्चन में जब ये दिया हुआ होता है, इस तरह से कंडीशन होती है, तो अमूमन बच्चे क्या करते हैं कि कहते हैं कि ए ये है तो ए स्क्वायर ये है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा। तो स्क्वायर निकालने की जगह ए स्क्वायर रख देते हैं, और फिर इन्हीं दोनों को आपस में क्या कर देते हैं? कंपेयर कर देते हैं। तो बहुत सारी गलतियां जो होती हैं वो इस क्वेश्चन के अंदर हो सकती हैं। अगर स्टेटमेंट क्लियरली नहीं पढ़ी, दो चीजें खास तौर पे देखो यहाँ पे, ये वाली जो इफ है, ये चीज कहता है इफ ए जो है वो बराबर इसके है एंड ए स्क्वायर जो है बराबर इसके है, ये इसमें ना अगर ए बराबर हो इसके और ये बराबर हो इसके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ठीक है ना? अगर ये इफ नहीं लगाता ना, अगर इफ नहीं लगाता, फिर सवाल का जो सिनेरियो वो फिर कंप्लीट चेंज होता, तो वो दूसरी कंडीशन आ जाती वही। ठीक है? क्लियर है? तो आज की क्लास के अंदर हमने दो टॉपिक देखे। अब फिर इसके बाद जो है देखें आप, जब क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है कि अब हम इस काबिल हो गए कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम इसको खुद से कर सकें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इज दिस 1 - 1 a b। वही सवाल है, सिर्फ क्या कर दिया? वैल्यू चेंज कर दिया। 1 - 1 a b एंड ए स्क्वायर, जब उसने नल मैट्रिक्स नहीं किया, इसने क्या कर दिया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर दिया। तो इसका मतलब कंडीशन में तो कोई फर्क नहीं आएगा ना? कंडीशन में कोई फर्क आएगा नहीं आएगा? आप करके देखें इसको, ट्राई करें आप इसको करने में। ठीक है? तो यहाँ पे तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। आगे की जो कंडीशन है अब बिल्कुल वैसे ही रहेगी। क्या हो जाएगा भाई? ए है, ए गिवन है, ए का स्क्वायर, इसका मतलब ए को ए से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बिल्कुल वैसे ही किया, किस रूल से? R1 C1 R1 C2 R2 C1 R2 C2, उससे मल्टीप्लाई किया हमने। यहाँ पे सेम कंडीशन वही वाली, जैसे पहले वाली जो हमने क्वेश्चन किया, बिल्कुल उसको
उसी प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया। ये आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू, हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू। अब गिवन दैट ए स्क्वायर जो बराबर किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो उसका मतलब ए स्क्वायर की जगह पे जो है कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। इस ए स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इट्स मीन दैट कि लेफ्ट हैंड साइड पे ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और राइट हैंड साइड पे ये वन यूनिट मैट्रिक्स आपका ऐसे ही रहा। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के बाद ये स्टेटमेंट आई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, बिल्कुल वैसे सेम सवाल चल रहा है ना, कोई भी चेंजिंग नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी कंडीशन है। देन इसके बाद फिर क्या होना चाहिए, अब यहाँ कंपैरिजन किसका पॉसिबल है, कंपैरिजन जो है वो आपका ए से ए, बी से डी, ए से ए, बी से बी, ठीक है ना। तो कंपेयर करो वन माइनस ए को किससे, वन से, और बी वन माइनस बी को कंपेयर करो किससे, जीरो से। तो इट्स मीन जो है वो कंडीशन क्या बन जाएगी आपकी, वो ये कंडीशन बन जाएगी। तो कंडीशन देखिए आप कंपैरिजन के अंदर, वन माइनस ए को जो आपने कंपेयर किया वो किससे कंपेयर किया, वन से कंपेयर किया। इसका मतलब वन माइनस ए जो है कंपेयर किससे हुआ, वन से हुआ। तो ए की वैल्यू जो आ गई जीरो आ गई। कैसे जीरो आई भाई, चाहो तो ये माइनस ए है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वन जो वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो प्लस वन माइनस वन आपस में क्या हो गया, कैंसिल। इट्स मीन क्या बचा, जीरो बचा। ठीक है ना, ए नेगेटिव था, वहां जगह क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और ये वन यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां जगह क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो माइनस का वन और प्लस का वन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो उसका मतलब ए की जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, दिस इज द कंडीशन कंपैरिजन ऑफ ए टू ए। नाउ कंपेयर बी टू बी। तो बी टू बी को कंपेयर किया, यानी वन माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन माइनस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये बी जो है यहाँ नेगेटिव है, वहां जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन आ गई। बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन आ गई। ये बी जो है यहाँ पे क्या नेगेटिव है ना, वहां इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर जाएगा तो क्या होगा, इसकी साइन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ क्या बचा, माइनस वन। इसको माइनस वन इक्वल टू बी लिखे हैं, या फिर बी इक्वल टू माइनस वन लिखे हैं, एक ही बात है। क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। सो योर आंसर इज ए इक्वल टू जीरो, बी की वैल्यू माइनस वन। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, और जो है आपके लिए थोड़ी सी एक न्यू टाइप की वैरायटी आपके सामने आ गई। क्वेश्चन की जो कंडीशन की वैरायटी हो सकती है वो इस तरह से भी हो सकती है। ठीक है ना, जब तक कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा मीट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, एंड मस्ट बी रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।